अब हम लोग शुरू करेंगे बायोलॉजी में यूनिट नंबर या चैप्टर नंबर 5 को फ्रॉम एनबीएफ और हम लोग फेडरल बोर्ड की तरफ से प्रोवाइडेड किए गए एसएलओस को देखते जाएंगे। दिस इज पार्ट 1। यूनिट नंबर 5 है हमारे पास नर्वस सिस्टम। सो सबसे पहला एसएलओ है डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम एंड इट्स रोल। तो नर्वस सिस्टम को डिस्क्राइब करें और उसके रोल को डिस्क्राइब करें। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम क्या है? तो नर्वस सिस्टम को अगर डिफाइन किया जाए सो इट इज़ जस्ट अ सिस्टम ऑफ नर्व्स दैट ब्रिंग्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये वर्ड सिंपल लग सकते हैं लेकिन इनका असली मतलब क्या है चलिए इसे जानते हैं। सबसे पहले कंट्रोल। कंट्रोल बहुत ही सिंपल है कि आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल हो। सो कंट्रोल का मतलब ये है कि आप जो भी चाहते हैं आपकी बॉडी वो करती है। आप अपना हाथ हिलाना चाहते हैं आपकी बॉडी वो करती है। आप कुछ बोलना चाहते हैं आपकी बॉडी वो करती है। आप कहीं देखना चाहते हैं आपकी बॉडी वो करती है। सो आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल है। लेकिन ये कैसे है? क्योंकि आप जहाँ पर सब कुछ सोचते हैं वो तो दिमाग है। सो अगर दिमाग का पूरी बॉडी पे कंट्रोल है इसका मतलब दिमाग का पूरी बॉडी से कोई कनेक्शन है। तो दैट इज़ थ्रू द नर्वस सिस्टम। सेकंड आपके पास है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन ये है कि आपके तमाम बॉडी पार्ट्स एक साथ स्मूथली वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई काम करते हैं जैसे किसी बॉल को कैच करते हैं। अगर आप किसी बॉल को कैच करते हैं कुछ इस तरीके से तो दिस इज़ द बॉल। अगर आप एक बॉल को कैच कर रहे हैं कुछ इस तरीके से तो आपके हाथ नीचे मूव करेंगे। उसी वक्त हो सकता है आपकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी नीचे बैठ जाए। हो सकता है आपकी टांगें कुछ इस तरह से हो जाएं। तो एक काम को करने के लिए डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एक तरह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जब हाथ ऊपर मूव किए उसी टाइम पर टांगें नीचे मूव की। सो इन सब के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन है। एक स्मूथली काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि हाथ क्या काम कर रहे हैं टांगों को इसका पता ही नहीं। तो एक कोऑर्डिनेशन नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं। सो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आपकी बॉडी में मौजूद है। इसको करने के लिए जो आपके पास सिस्टम है, जो जो कनेक्शन है, कम्युनिकेशन है आपके बॉडी पार्ट्स के दरमियान, जिसका इंचार्ज ब्रेन है, उसको हम लोग नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपके पास जो पाथवे है जहाँ से ये सिग्नल्स जाते हैं बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स, उसके अंदर जो सेल्स हैं उनको नर्व्स कहा जाता है। तो ये है बुनियादी तौर पर नर्वस सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम किस तरह से बना होता है पूरी बॉडी में। ओके, नेक्स्ट चलो है डिस्क्राइब द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सो तो नर्वस सिस्टम की टू टाइप्स हैं। नंबर 1 हमारे पास नर्वस सिस्टम की टाइप है। सो दिस इज द नर्वस सिस्टम। इसकी टू टाइप्स हैं। नंबर 1 वी हैव द सीएनएस और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग ड्रॉ की है नर्वस सिस्टम की ऑन द अपर लेवल। तो यहाँ से आप आइडिया लेंगे कि नर्वस सिस्टम नज़र कैसा आता है। सबसे पहले है हमारे पास सीएनएस। सीएनएस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि एक कमांड सेंटर है हमारा। अब जब हम देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है क्या तो हमें इसकी ज़्यादा समझ आएगी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम बुनियादी तौर पर दो चीज़ों से मिलकर बना है। नंबर 1 आपका ब्रेन एंड देन नंबर 2 आपकी स्पाइनल कॉर्ड। इन दोनों को मिलाकर स्पाइनल कॉर्ड, ये जो बीच में ये रीढ़ की हड्डी नहीं है, रीढ़ की हड्डी इसके इर्द गिर्द होती है। बीच में आपके पास पतली स्पाइनल कॉर्ड होती है। सो ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन ये मेन आपके फंक्शनिंग ये मेन आपका कमांड सेंटर है नर्वस सिस्टम के, जो कि बुनियादी तौर पर डिसीजंस करते हैं कि करना क्या है। और इसके अलावा मेन डिसीजन ब्रेन करता है। सो ब्रेन इज़ द एक्चुअल बॉस। और जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन को कनेक्ट करती है विद डिफरेंट पार्ट्स, और कुछ डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड भी करती है जैसे हम देखेंगे। तो फर्स्ट ये है हमारे पास सेंटर वाला, दिस इज द सीएनएस। सेकेंडली हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या पीएनएस। पेरिफेरल का मतलब होता है साइड पे। तो इन दोनों के जो साइड पे नर्वस सिस्टम है जो इनसे निकल रहा है उसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब अ, ये जो नर्वस सिस्टम है ये नर्व्स का मिलकर बना हुआ है। नर्व्स को आप समझ सकते हैं एज वायर्स। नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स जाते हैं इधर से उधर। ब्रेन ने कोई सिग्नल भेजना था हाथ को कि अब ऊपर हो जाओ, या स्पाइनल कॉर्ड ने कोई सिग्नल भेजना था आपके हाथ को कि आपकी मसल को कि ये करो। मसल को बुनियादी तौर पर आपने कमांड्स भेजने हैं। सो वो काम जो है वो थ्रू नर्व्स होते हैं, थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह हैं और वो ट्रैवल करते हैं थ्रू नर्व, जिनको आप वायर्स की तरह समझ सकते हैं, जो कि न्यूरॉन्स के बने होते हैं, जिनको हम अभी आगे देखेंगे। बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ नर्व्स। अब नर्व्स कहाँ से निकल रही हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एक तो है आपके पास क्रेनियम नर्व्स। सो एक तो है आपके पास क्रेनियम
नर्व्स, ओ सॉरी, क्रेमियम नहीं, क्रेनियल। सो क्रेमियम, क्रेमियम नहीं, क्रेनियल। ये क्रेनियल, आपका जो ब्रेन है उसकी जगह को क्रेनियम कहते हैं। सो वहाँ से क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व वो नर्व्स हैं जो डायरेक्टली ब्रेन से निकलेंगी। ये टॉप वाली नर्व्स, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपके ऊपर जो आंखें हैं और जो कान वगैरह हैं इन तक जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑप्टिक नर्व्स, इनके 12 पेयर्स होंगे। पेयर्स का क्या मतलब है, तो आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी राइट और लेफ्ट में डिवाइडेड है, 2 आँखें हैं। सो एक नर्व एक आँख तक, एक नर्व दूसरे आँख तक, तो एक टाइप ऑफ नर्व का एक पेयर बनता है। तो इस तरीके से 12 पेयर्स एक कान तक, नाक के एक हिस्से तक, नाक के दूसरे हिस्से तक। 12 पेयर्स जो हैं वो तो क्रेनियल के हैं, ये सिर्फ ऊपर वाले हिस्से में होंगे। बाकी जो हिस्से होंगे जो एक किस्म से ब्रेन से कनेक्टेड होंगे थ्रू स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन निकल वो स्पाइनल कॉर्ड से नहीं होंगे, उनको हम लोग कहेंगे स्पाइनल नर्व्स। और इसके आपके पास 31 पेयर्स होंगे। फॉर एग्जांपल एक पेयर हो सकता है आपके पास ये जो नर्व जा रही है, और एक पेयर हो सकता है आपके पास ये जो नर्व जा रही है। दिस होल इज़ अ वन नर्व। ओके, दिस होल इज़ वन नर्व। सो ये आपके पास सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपका। इसके अंदर थोड़ी सी हम और डिविजन्स देख लेते हैं ताकि हमें और समझ आए। सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या काम है, सीएनएस। सो इसका काम हमने ऑलरेडी देख लिया। इसका काम है बेसिकली कमांड सेंटर की तरह एक्ट करना, जिसके अंदर मेन किरदार ब्रेन का है। स्पाइनल कॉर्ड बस उसको कनेक्ट करती है विद द अदर पार्ट्स। पीएनएस पेरिफेरल, जिसका मतलब बुनियादी तौर पर होता है साइड पर, तो ये इसके उसके साथ एक साइड पर है। इसका मेन काम मैसेंजर है। ये कोई आपके पास एज अ मैसेंजर है। ये आपके पास कोई कमांड नहीं देता, कोई चीज़ सोचता नहीं है। इसका काम है ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके दरमियान सिर्फ मैसेज को पहुंचाना है। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सिर्फ ये काम है। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर अगर हम कुछ डिवीजन देखें तो इसके अंदर 2 हम टाइप की नर्वस सिस्टम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक यानी ये वाला सोमैटिक। तो सोमैटिक का मतलब बस बॉडी से रिलेटेड होता है। तो जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, उसका काम सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि अगर आपके बाहर कोई काम हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी बाहर की एनवायरनमेंट में कोई काम है, उसको जिसने सर अंजाम देना है वो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम ने अंजाम देना है। आपने चलना है तो आपकी लेग्स ने जो है वो मूव करना है। उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक मतलब बाहर के पर्सपेक्टिव से काम करना है। आपने बाहर किसी गर्म चीज़ को टच कर लिया, आपका हाथ मूव करता है, दिस इज़ ऑल सोमैटिक नर्वस सिस्टम। आप इसको कह सकते हैं कि आपके जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्केलेटल मसल्स हैं, जो स्केलेटल मसल्स का काम है या मसल्स का काम है, जिसको हम आम ज़ुबान में मसल्स कहते हैं, लेकिन जो आपकी बोन्स के ऊपर मसल्स हैं, उनके साथ उनको जो जहाँ जिसने मैसेज पहुँचाना है वो है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। मसल्स ने जो भी काम करना है वो थ्रू सोमैटिक नर्वस सिस्टम करना है। सो 2 स्केलेटल मसल्स फ्रॉम द सीएनएस, सीएनएस कमांड भेजेगा और इसने पहुंचाना है उसको टू स्केलेटल मसल्स। एक तो है एसएनएस, जो कि बुनियादी तौर पर हमें यही लगता है कि यही नर्वस सिस्टम होगा पेरिफेरल में, कि उसने मैसेज पहुंचाना है फ्रॉम द सीएनएस टू द स्केलेटल मसल्स। एक और टाइप भी है दैट इज कॉल्ड द एएनएस, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये वो नर्वस सिस्टम है जिसके बारे में आपको खुद पता नहीं चलता। अगर आपने चलना था तो आपने खुद ये चीज़ सोची कि मैंने चलना है। अगर आपने खाना था, आपने खुद ये चीज़ सोची कि मैंने खाना है, तो उसके लिए आपका मुँह वगैरह खुला या आपकी टाँगें चलीं, तो उसके लिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपका काम करेगा। लेकिन कुछ काम वो हैं जिनका आपको पता ही नहीं चल रहा और वो हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी लंग्स जो हैं वो हर वक़्त काम कर रही हैं, लेकिन आप खुद से हुक्म नहीं देते कि अब खुल जाओ और अब वो हो जाओ। इसके अलावा आपका हार्ट हर वक़्त काम कर रहा है, लेकिन आपको इसके बारे में पता ही नहीं। आप पढ़ते हैं तो पता चलता है, लेकिन अंदर क्या हो रहा है आपको खुद से नहीं पता। आप खुद से हार्ट को नहीं कहते कि इतनी बार बीट करो या इस तरह करो। खुद से आप ये चीज़ नहीं सोचते। सो ऑल दीज़ थिंग्स जो ऑटोमैटिकली होती रहती हैं, वो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम सरअंजाम देगा। ब्रेन से ही उसका ऑर्डर आता है, लेकिन ब्रेन के उस हिस्से से आता है जहाँ तक आपका कंट्रोल वहाँ पर नहीं है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी हम इन 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर मज़ीद एएनएस को हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एएनएस सिर्फ 2 टाइप्स का ही होता है। जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है, अब वो 2 टाइप्स का ही होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि वो लंग्स और हार्ट को हुक्म दे रहा है। अब लंग्स और हार्ट को वो 2 तरीकों से ये लंग्स, हार्ट और जितने भी एएनएस की चीज़ें हैं, मैं तकरीबन उन सबको लिखने की कोशिश करता हूँ। आपके पास लंग्स और हार्ट हैं, आपके पास आपके प्यूपिल हैं आई के। आपका जो आई का होल है प्यूपिल, जो ब्लैक रंग का हो सकता है या ग्रीन रंग का, जो एक डॉट होता है आँख में, वो कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द लाइट। सो दैट इज़ आल्सो कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अलावा आपके पास आपके ब्रोंकाई हैं, वो कभी कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं जब आपको थोड़ा
थोड़े रिलैक्स करते हैं और जब वो डायलेट कर जाते हैं तब आप थोड़ा इमरजेंसी में होते हैं। सो ये मेनली ये चीज़ें हैं जिनको ये इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा आपकी और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ऑन दी ऑर्गन लेवल ये मेन चीज़ें हैं। अब सबसे पहले एक तो आपके पास इन दोनों में से एक स्टेज है, इसको हम लोग कहते हैं सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। NS मैं लिख रहा हूँ। ये वो स्टेज है जिसके अंदर जिसको हम लोग कहते हैं फ्लाइट और फाइट स्टेज। यानी ये वो वो स्टेज होती है आपके ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम की, जब आप किसी खतरे में होते हैं या आप किसी बहुत ही नर्वस पोजीशन पर होते हैं। आपको या आपने उस काम से भागना होता है या आपने उससे लड़ना होता है। यानी कि आप एक इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं, आप एक बहुत ज़्यादा टेंशन की सिचुएशन में होते हैं। उसको हम लोग वो उसके ऊपर जब आपकी सिचुएशन होती है दैट इज कॉल्ड द सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप एक सांप को देख लेते हैं, तो इधर आपने यहाँ से भागना है या आपने उससे लड़ना है। दोनों कामों में एक ही चीज़ है, आपकी बॉडी को एकदम से अलर्ट होना पड़ेगा, आपके हार्ट को और ज़्यादा तेज़ी से बीट करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको एनर्जी चाहिए इधर भागने के लिए या लड़ने के लिए। तो एक इमरजेंसी स्टेट में आपके हार्ट को सब चीज़ों को आना होगा। सो वो सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम करेगा, जो आप खुद से नहीं करेंगे। जब आप इस स्टेज में होंगे तो आप खुद से अपने हार्ट को नहीं कहेंगे कि अब तेज़ हो या वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो इसके जो इफ़ेक्ट हो सकते हैं वो हो सकते हैं हार्ट रेट फास्टर, ब्रीदिंग फास्टर, अ अ, जो आपका जो प्यूपिल है वो आपके पास वो कर जाता है कंस्ट्रिक्ट्स आई थिंक, और जो ब्रोंका है वो डायलेट कर जाता है। सो कुछ मतलब इस तरह की चीज़ें होंगी। हार्ट रेट फास्टर हुआ है क्योंकि अब आपको मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है। ब्रीदिंग भी फास्ट हुई है, आपको मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस तरह की चीज़ें जो फ्लाइट और फाइट मोड में होंगी उनको हम लोग सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कवर करेंगे। ओके, और एक चीज़ हार्ट रेट फास्टर होगा, ब्रीदिंग और प्यूपिल मैंने ये उल्टा लिख दिया, प्यूपिल विल डायलेट। इसका रीज़न ये होगा कि जब प्यूपिल बड़ा होगा तो मज़ीद लाइट आपके आँखों तक आ सकेगी। उससे आपके पास जो है डायलेट का मतलब है बड़ा होना और कंस्ट्रिक्ट का मतलब है छोटा होना। उससे आपकी जो देखने की सलाहियत है वो बढ़ चुकेगी, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स में। एंड ब्रोंका जो है अगेन वो आपके पास डायलेट करेगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने ब्रीदिंग ज़्यादा बढ़ानी है और ज़्यादा आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जब आपको ब्रोंका इस तरह था तो वो इस तरह हो जाएगा। ओके, सो ये सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के कुछ इफेक्ट्स हैं। दूसरा जो आपके पास होगा इसका उल्टा, दैट विल बी पैरा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो इन्हीं दो कंडीशंस में आप हो सकते हैं। इधर आप फाइट और फ्लाइट मोड में होंगे, अगर आप कोई स्पीच देने लगे हैं, आप बहुत डरे हुए हैं या आप किसी खतरे का शिकार हैं, तो वो सब कुछ आप सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में करेंगे। दूसरा होगा जब आप रिलैक्स्ड हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिलैक्स और डाइजेस्ट, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट बल्कि, कि अब आराम से आप रिलैक्स्ड हैं, आप अभी कोई चीज़ सोच नहीं रहे, आराम से आप रिलैक्स कर रहे हैं, तो वो आपके पास होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फॉर एग्जांपल आप सो रहे हैं या आप अभी सोफे पे बैठे हैं, कहीं पर भी आप आराम से रिलैक्स कर रहे हैं एक्सरसाइज के बाद, सो दैट इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके अंदर आपके पास हार्ट रेट जो है वो स्लो हो जाएगा, आपके पास ब्रीदिंग जो है वो स्लो हो जाएगी, आपका जो प्यूपिल है वो आपके पास कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, यानी आपकी आँखें थोड़ी बंद होने लगेंगी, क्योंकि अब आपको इतनी लाइट की ज़रूरत नहीं है। आपका ब्रोंकाई भी जो है वो रिलैक्स कर जाएगा, यानी कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, उसके मसल्स रिलैक्स कर जाएँगे, क्योंकि अभी आपको इतनी कोई हवा वगैरह की ज़रूरत नहीं है, अभी आप रिलैक्स्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपको रिलैक्स करने के लिए। लेकिन आप खुद से जब रिलैक्स होंगे तो आप अपने हार्ट को नहीं कहेंगे कि अब स्लो हो जाओ, या अपने प्यूपिल को नहीं कहेंगे कि छोटे हो जाओ, ये ऑटोमेटिकली होगा। सो दिस इज़ द ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। सो ऑन द ब्रॉडर पिक्चर ये है आपका नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट चलो। डिफाइन अ स्टिमुलस विद एग्जांपल। व्हाट इज़ अ स्टिमुलस? स्टिमुलस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। एनी चेंज इन एनवायरनमेंट। सो एनी चेंज इन एनवायरनमेंट, इसको हम लोग स्टिमुलस कहेंगे। ये इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे तो हमें समझ आएगी। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल, इंटरनल चेंज हो सक जो नॉर्मल नहीं है, यानी कि ये नॉर्मल नहीं है, इस पे आपको कोई ना कोई रिएक्शन करना पड़ेगा। आपके नर्वस सिस्टम को कोई ना कोई रिएक्शन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरनल, फॉर एग्जांपल आपका जो आपके पास लो वाटर लेवल है आपकी बॉडी में, तो ये एक स्टिम्युलस है इंटरनल। ये आपको खुद पता नहीं चलता, आपके ब्रेन को पता चल जाता है कि अब आपकी बॉडी में वाटर का लेवल बहुत कम हो गया, अब आपको पानी की ज़रूरत है। तो आपका ब्रेन, आपका नर्वस सिस्टम इस पर एक रिएक्शन करेगा
और अब आपको प्यास लगना शुरू हो जाएगी, थर्स्ट। सो ये एक बहुत ही सिंपल स्टिमुलस की एग्जांपल है, ये इंटरनल था, अंदर हुआ है और आपको इसका रिएक्शन ये हुआ कि थर्स्ट लगना शुरू हो गया। ये रिएक्शन ज़रूरी था आपको ज़िंदा रखने के लिए ताकि आप और पानी पिएँ। इसके अलावा फॉर एग्जांपल एक हो सकता है कि लो शुगर लेवल इन द ब्लड वेसल्स, यानी शुगर का मतलब ग्लूकोज़ है। जो आपने खाना खाया है, अब वो काफ़ी देर हो गई आपको खाना खाए हुए, तो शुगर का लेवल कम हो गया है। इसका रिएक्शन होगा कि आपको हंगर आएगी, आप हंग्री हो जाएँगे, आपको भूख लगने लगेगी ताकि आप और खाना खाएँ। दिस इज़ द इंटरनल, दीज़ आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ इंटरनल स्टिमुलाई। स्टिमुलस की प्लूरल होगी स्टिमुलाई। और इंटरनल के अलावा जो मोस्ट कॉमन है, दे आर एक्सटर्नल स्टिमुलाई। एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैसे हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टच किया है किसी बहुत गर्म चीज़ को, तो टच किया है तो मैं लिखूँगा टच्ड, वेरी हॉट थिंग, थिंग भी लिख रहे हैं। तो आपने किसी बहुत गर्म चीज़ को टच किया है, सो आपका रिएक्शन आएगा टू दिस स्टिमुलाई, दैट विल बी, आप इमीडिएटली इसको पुल बैक कर लेंगे। और अक्सर ये रिएक्शन जो हैं ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। ये जो स्टिमुलाई के रिएक्शन होते हैं, ये आपके कंट्रोल में नहीं होते। आप नहीं कंट्रोल कर सकते आपको थर्स्ट ना लगे, आप नहीं कंट्रोल कर सकते आप भूखे ना हो। इवन जब आप किसी गर्म चीज़ को टच करें, आप ये नहीं कंट्रोल कर सकते कि आप अपना हाथ ना पीछे लेके जाएँ। आप कहीं और देख रहे थे और पीछे आपने टच किया, आपका हाथ एकदम जो है वो वहाँ से दूर हट जाएगा ऑटोमैटिकली। सो यहाँ पर आपको खुद कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कॉन्शियस हैं, आप खुद ब खुद आग में हाथ डालते हैं, तो मेबी आप इस चीज़ को रोक लें। लेकिन अगर आप कॉन्शियस नहीं थे, आप कोई और काम कर रहे थे, तो एकदम हुआ, तो कभी भी आप अपने अंदर ये सलाहियत पैदा नहीं कर सकते कि तब भी ये चीज़ ना हो। सो रिएक्शन होगा कि हैंड पुल्ड अवे, जो कि अक्सर औक़ात आप खुद नहीं करते, ये आपका बॉडी ऑटोमैटिकली कर देती है। दिस इज़ अ रिएक्शन टू द स्टिमुलाई, जो हमेशा आपका नर्वस सिस्टम करेगा और एक्चुअली में हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि कैसे। सो ये एक एक्सटर्नल स्टिमुलाई का एग्जांपल है। एक और एक्सटर्नल स्टिमुलाई का एग्जांपल है वेरी अचानक, इमीडिएटली जो है वो ब्राइट लाइट आपको नज़र आती है। एकदम आपके सामने नॉर्मल लाइट से एकदम बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट आती है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा आपकी बॉडी का थ्रू द नर्वस सिस्टम, कि आपका जो प्यूपिल है, जो आँख के अंदर एक होल है, दिस इज़ द प्यूपिल, जिससे थ्रू लाइट अंदर जाती है आइरिस पे हिट करने के लिए। दैट इज़ द प्यूपिल। आपका जो प्यूपिल है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा, वो छोटा हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आपके रेटिना को डैमेज कर सकती है, तो आपकी कम लाइट आपके आई में एंटर कर सके। इसी तरीके से अगर आपके पास एक स्टिमुलस हो जिसमें आप एकदम बहुत डार्क रीजन में आ जाएँ, ये भी एक स्टिमुलस है, तो इसके अंदर रिएक्शन बिल्कुल इसके उलट होगा। प्यूपिल अब जो है वो डायलेट कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एनीवेज़ दिस इज़ व्हाट अ स्टिम्युलस इज़। इसकी प्लूरल स्टिम्युलाई है और इसकी हमने कुछ एग्ज़ाम्पल्स देखे इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिम्युलाई की। ओके, नेक्स्ट चलो। आउटलाइन द टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स विद डायग्राम्स। न्यूरॉन्स की टाइप्स को आउटलाइन करें डायग्राम्स के साथ। सो व्हाट इज़ अ न्यूरॉन, जिसको हम लोग नर्व सेल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, फिर हमें जाकर समझ आएगी कि न्यूरॉन की डिफरेंट टाइप्स के हैं। तो न्यूरॉन, जैसे मैंने बताया था, ये नर्व का बुनियादी तौर पर सेल है कि एक नर्व में जो डिफरेंट सेल्स हैं, उनमें से एक सेल को हम लोग न्यूरॉन कहेंगे। इनका काम है डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना। जो नर्वस सिस्टम का काम है कि उसने सिग्नल्स, जो बुनियादी तौर पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है कि उसने सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना है, और इवन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें भी न्यूरॉन्स ही हैं। जहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, वो भी न्यूरॉन है। आपका ब्रेन भी न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। सो न्यूरॉन ने का काम सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करना भी है और एक्चुअली में डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू इन चीज़ों को समझना भी है। लेकिन मोस्टली हम यही समझते हैं कि न्यूरॉन्स का काम सिग्नल को ट्रांसफ़र करना है। तो जो बुनियादी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा कि आपके पास न्यूरॉन अब एक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, सब कुछ उसी तरह होगा जिस तरह एक आम सेल में होता है। लेकिन ये एक स्पेशलाइज़्ड सेल है, एक बिल्कुल सर्कल नहीं है, एक स्पेशलाइज़्ड सेल है अपने रोल के लिए, अपने काम के लिए ये स्पेशलाइज़्ड है कि वो काम एफिशिएंटली कर सके, उसके लिए ख़ास इसकी शेप है। सबसे पहले तो आपके पास जो बुनियादी एक हर सेल में होता है, आपके पास यहाँ पर आपका न्यूक्लियस होगा। आपके पास आपका न्यूक्लियस होगा, आपके पास डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होंगे। मेबी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया हैं कुछ, सो मेबी आपके पास कुछ माइटोकॉन्ड्रिया हैं, समथिंग लाइक दिस। मेबी मेबी आपके पास कुछ और जितनी भी चीज़ें होती हैं, मेबी आपके पास कुछ लाइसोसोम्स हैं, कुछ इस तरह की आपके पास तमाम चीज़ें हैं। तो मैं इनको बस छोटे-छोटे डॉट्स बनाता हूँ अभी। तो ये तो होगी आपकी मेन सेल बॉडी। इसको हम लोग सेल बॉडी ही कहते हैं या सोमा। और ये एक सर्कल आप इसके गिर्द इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन सर्कल के साथ-साथ कुछ डंडियाँ होती हैं।
सो ऑन द बेसिक लेवल ये आपके पास कुछ इस तरीके से इसके इर्द-गिर्द एक वॉल होगी, जो हर सेल में होती है, सेल मेम्ब्रेन। लेकिन इसके साथ-साथ इसके ऊपर कुछ इस तरीके की प्रोजेक्शंस होंगी। ये इस साइड पे नहीं होंगी। ओके, सो कुछ इस तरह के इसके साथ प्रोजेक्शंस होंगी इस साइड पर। दीज़ विल बी कॉल्ड डेंड्राइट्स। इनका फंक्शन क्या है हम अभी 1 मिनट में देखते हैं। सो दीज़ आर द डेंड्राइट्स। एंड ये जो बीच में आपका मेन सेल है, दिस इज़ द सेल बॉडी या सोमा। एंड देन इधर से आपके पास क्या होगा कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी लाइन निकलेगी कुछ इस तरीके से। एंड देन फिर आपके पास मेन लेंथ होगी इस न्यूरॉन की। यहाँ पर से एक पाथवे सा बनेगा जहाँ पर कोई माइटोकॉन्ड्रियल न्यूक्लियस नहीं है, सिर्फ एक पाथवे है और ये न्यूरॉन का हिस्सा ही अभी सेल का ही हिस्सा है। एक लंबी सी प्रोजेक्शन निकलेगी और ये प्रोजेक्शन बहुत छोटी भी हो सकती है, लेकिन अक्सर ये बहुत लंबी होती है। ये भी हो सकता है कि ये सेल तो उतना ही था जितना सेल होता है, लेकिन ये आपकी पूरी जो आर्म है उसको कवर कर रहा है, आपके पूरे बाजू को कवर कर रहा है। सो ये बहुत लंबा हो सकता है। बट मैं हम लोग यहाँ पर तो इसको छोटा ही बनाएंगे क्योंकि छोटा भी हो सकता है। तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक बीच में पाथ होता है एंड देन इसके एंड पर फिर कुछ इस तरीके से इन्हीं डेंड्राइट्स की तरह की चीज़ें लगी होती हैं कुछ इस तरीके से। राइट, कुछ इस तरह के टर्मिनल से लगे होते हैं। वो कुछ एक्यूरेटली बनाने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से आपके पास कुछ टर्मिनल्स होते हैं एट द एंड। दीज आर कॉल्ड द टर्मिनल्स। और ये जो आपके पास लंबी सी चीज़ है, दिस इज कॉल्ड द एक्सॉन। और इनको फिर हम एक्सॉन टर्मिनल्स कहेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। सबसे पहले ये जो डेंड्राइट्स हैं, दीज आर एक किस्म का स्टार्टिंग पॉइंट है इस न्यूरॉन का। इस तरफ से न्यूरॉन स्टार्ट होगा। न्यूरॉन को इधर कहीं से कोई सिग्नल मिलेगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा जो कि एक्चुअली में एक खास तरीके से ट्रैवल करता है, जिसको हम अगले पार्ट में देखेंगे भी कैसे। लेकिन उसको सिग्नल मिलेगा, हो सकता है वो इधर से मिला है, हो सकता है उसको इधर से मिला है, हो सकता है डिफरेंट सिग्नल्स 3-4 एक साथ मिले हैं। कुछ सिग्नल्स इतने पावरफुल होंगे कि वो इधर तक पहुँच पाएँ, कुछ पावरफुल नहीं होंगे, वो उधर ही फेड कर जाएँगे, तो वहाँ पर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन ट्रैवल नहीं होगी। सो इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक सिग्नल मिला है जो कि ब्रेन से आ सकता है, जो कि खुद से एक स्टिम्युलाई जनरेट कर सकता है। स्टिम्युलाई यहाँ पर एक सिग्नल जनरेट कर सकता है, वो हम आगे देखते हैं कैसे। लेकिन एक सिग्नल जनरेट हुआ है, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड देन फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इधर सेल बॉडी तक पहुँचेगा। अगर तो वो इतना स्ट्रांग हुआ कि वो अभी भी जिंदा रह सका, तो वो आगे पहुँचेगा एंड देन इधर पहुँच जाएगा। इस हम पॉइंट को कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। हिलॉक यानी कि एक चट्टान के स्लोप सा, सो हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक तक पहुँचेगा। अगर वो अभी भी स्ट्रांग हुआ, फिर वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा वो सिग्नल। अब वो आगे की तरफ चलना शुरू कर देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ है, जब भी आप किसी वायर, सो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक अ वायर, यहाँ से मेन सिग्नल ने ट्रैवल करना है। ये बहुत छोटा है, असली में ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर तो बस हल्का फुल्का सिग्नल आएगा, असली सिग्नल ने जो ट्रैवल करना है वो इधर है, इसलिए इतना लंबा वायर की तरह का है। सो जब भी आपके पास कहीं पर भी किसी वायर में भी सिग्नल ट्रैवल करता है, सो दैट वायर इज अ कंडक्टर। लेकिन बहुत बेहतर होगा अगर आपके पास उस वायर के ऊपर इंसुलेटर मौजूद हो तो, क्योंकि इससे जो आपके पास कंडक्शन है वो बहुत बेहतर इसलिए होगी कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इधर एस्केप नहीं कर सकेगी, इलेक्ट्रिसिटी सीधा जा सकेगी। सो आपकी बॉडी में भी यही होता है कि इनके ऊपर एक इंसुलेटर शीट होती है जिसके ऊपर जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता, ताकि आपके पास एफिशिएंटली आपके डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो सके। कुछ इस तरह की आपके पास आपकी एक शीट होती है इसके ऊपर। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि ये इसके बीच में ये स्पेसेस क्यों हैं? ये अगर कंडक्शन एक इंसुलेटर शीट है, तो ये डायरेक्टली इस तरह से एक लंबी क्यों नहीं थी? इसका रीज़न एक्चुअली में ये है कि अगर ये लंबी होती तो ये सिग्नल ट्रैवल ना कर सकता। इसको बीच में कुछ-कुछ खाली जगह चाहिए होती हैं। इसका भी रीज़न जब हम आगे अभी पढ़ेंगे अगले पार्ट में कि सिग्नल कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। अभी के लिए आप बस समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्पेसेस हैं, इनको हम लोग कहते हैं नोड्स ऑफ रैनविए। ओके। सो ये है आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर एक न्यूरॉन का, लेकिन तमाम न्यूरॉन्स इस तरह से नहीं दिखते हैं, ये मेन पार्ट्स हैं। अब हम लोग देखते हैं इनकी डिफरेंट टाइप। सबसे पहले आपके पास हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, और ये हम इनके फंक्शंस के साथ देखने लगे हैं इनकी टाइप। सेंसरी न्यूरॉन्स,
इनका काम क्या है, बहुत ही सिंपल, इन्होंने एक स्टिम्युलस से इन्फॉर्मेशन लेनी है और स्टिम्युलस की इन्फॉर्मेशन आपके सीएनएस को भेजनी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उन्होंने आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताना है कि ये स्टिम्युलस हुआ है, क्योंकि उसको तो पता नहीं चलेगा, वो बेचारा इतना दूर है, कि कोई स्टिम्युलस हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने कोई हॉट चीज़ को टच किया है तो एक सिग्नल जनरेट होगा जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाएगा। फिर वहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग होगी और उस प्रोसेसिंग के बाद तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स किस तरह के दिखेंगे। तो ये भी अपने काम के लिए स्पेशलाइज्ड हैं। होगा ये बल्कि चलें इसको हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स क्या हैं। इसके बाद सीएनएस जो है वो ऑफ कोर्स थोड़ी-सी प्रोसेसिंग करेगा एंड देन फिर वापस एक हुक्म भेजेगा टू द इफेक्टर। इस स्टिम्युलस की जगह पर मुझे लिखना चाहिए द रिसेप्टर। रिसेप्टर आपके पास वो चीज़ है, ये न्यूरॉन नहीं है, वो चीज़ है, ये न्यूरॉन नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो आपके पास उस चीज़ को डिटेक्ट करेंगे कि वो कोई हुआ है, ये डिटेक्ट कैसे होगा, वो आपके पास रिसेप्टर है। रिसेप्टर एक सिग्नल जनरेट करेगा, वो फिर आपके जाएगा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन एंड देन फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसको भेजेगा टू द इफेक्टर। इफेक्टर आपके पास वो चीज़ होगी जो कि उस स्टिम्युलस पर एक्ट करेगी। रिसेप्टर ने तो बता दिया, सीएनएस उसको इफेक्टर तक भेजेगा। फॉर एग्जांपल दैट इज अ मसल। मसल फॉर एग्जांपल आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया, रिसेप्टर ने सीएनएस को बता दिया थ्रू द सेंसरी न्यूरॉन्स, न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल ट्रैवल हुआ। सीएनएस ने वापस भेजा टू द इफेक्टर, इफेक्टर मसल को सिग्नल भेजा कि अब ये काम करो, लेकिन किसके थ्रू, तो थ्रू द मोटर न्यूरॉन। तो जब भी आपके पास कोई काम है जो सीएनएस भेजता है करने के लिए, मोटर का मतलब होता है मोशन, दैट गोज थ्रू द मोटर न्यूरॉन, जो कोई काम करना है। तो सेंसरी न्यूरॉन ने इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है टू द सीएनएस और सीएनएस ने जो हुक्म भेजना है टू द इफेक्टर, दैट विल गो टू द मोटर न्यूरॉन। एंड देन एक तीसरी टाइप है, दैट इज द इंटर न्यूरॉन। ये दोनों टाइप्स आपके पास पीएनएस में होती हैं। पीएनएस में, क्योंकि ये देखें इन्होंने पहुंचाना है टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये ज़ाहिर है पीएनएस में ही होंगे, ये पीएनएस की ही न्यूरॉन्स हैं। लेकिन जो इंटर न्यूरॉन्स हैं ये वो न्यूरॉन्स हैं जो कि आपके पास पीएनएस में नहीं बल्कि सीएनएस में पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनका क्या काम है, इनका काम सिंपल ये है कि इन्होंने डिफरेंट न्यूरॉन्स को कनेक्ट करना है। इंटर न्यूरॉन्स मेजॉरिटी टाइम इस तरह के दिखते हैं, यहाँ पर ऊपर एक और न्यूरॉन होगा और इन्होंने इस न्यूरॉन का सिग्नल आगे पहुँचाना है। सो इंटर न्यूरॉन का काम यही है। इसको आप लोग रिले न्यूरॉन भी कह सकते हैं और इसको आप लोग एसोसिएशन न्यूरॉन भी कह सकते हैं। और आपका जो ब्रेन है वो भी इन्हीं इंटर न्यूरॉन्स का मिलकर बना हुआ होता है। तो इनका काम बस इधर से उधर इन्फॉर्मेशन भेजना है। सेंसरी का काम खास तौर पर रिसेप्टर से सीएनएस को और सीएनएस से इफेक्टर को मोटर न्यूरॉन्स। तो ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं। हम लोग देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो ये हमने फंक्शन के लिहाज से पढ़ा टाइप्स को, लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से टाइप्स को पढ़ें, स्ट्रक्चर, तो 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूरॉन्स के। सबसे पहले जो बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है दैट इज द मल्टीपोलर स्ट्रक्चर, जो हमने ऊपर ऑलरेडी बनाया है। इसको ऊपर ही स्टडी कर लेते हैं। मैं इसको नीचे लेके आता हूँ बल्कि। सो दिस इज द मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर का क्या मतलब है? पोलर का मतलब है प्रोजेक्शन या प्रोसेस, इसको बायोलॉजी में कहा जाता है प्रोजेक्शन। कि आपका जो सेल बॉडी है उससे 2 से ज़्यादा 3 और मोर प्रोजेक्शंस होंगी। सो 3 और मोर प्रोजेक्शंस, 3 और मोर प्रोजेक्शंस फ्रॉम द सोमा, प्रोजेक्शंस फ्रॉम सोमा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इधर आप देखें कितनी प्रोजेक्शंस हैं, एक प्रोजेक्शन तो ये है 1 2 3 4 5, तो मल्टीपल प्रोजेक्शंस हैं। दिस इज कॉल्ड अ मल्टीपोलर न्यूरॉन, मोस्ट कॉमन टाइप। इसके बाद 99% ऑफ द टाइम आपके पास आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स होंगे। इसके बाद आपके पास हैं आपके बायपोलर न्यूरॉन्स, बहुत रेयर हैं, एक्सट्रीमली रेयर न्यूरॉन्स। ये आपके इनका काम क्या है अभी हमें समझ आ जाएगा, लेकिन इनके अंदर सिर्फ 2 प्रोजेक्शंस होगी। आपके पास आपका सेंटर में सेल बॉडी होगा जो मैं बहुत ही सिंपल बनाऊंगा, एंड देन नीचे एक प्रोजेक्शन होगी दैट विल बी द एक्सॉन। तो नीचे आपके पास एक्सॉन जा रहा होगा, इसके ऊपर ये माइलिन शीथ होगी, और हर एक्सॉन में माइलिन शीथ नहीं होती। और मैं एक और चीज़ भी बताना भूल गया कि ये जो एक्सॉन में माइलिन शीथ है, ये माइलिन शीथ किन सेल्स की बनी हुई है। तो एक तो ये पूरा न्यूरॉन एक सेल था, लेकिन ये माइलिन शीथ भी कुछ सेल्स की बनी हुई है। इन सेल्स को हम लोग कहते हैं ये पार्ट हैं ग्लियल सेल्स के, और ख़ास तौर पर इनका जो नाम है, अगर ये माइलिन शीथ हुई हुई है इन द CNS, तो इनको हम लोग कहते हैं डेंड्रोसाइट्स। oh no, sorry, not dendrocytes, dendrocytes.
ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, उल्टा है इसका, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओके, सो नेम ने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। जो अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो ग्लियल सेल पाया जाएगा, सो दैट विल बी कॉल्ड द ओलिगोडेंड्रोसाइट। कॉल नहीं, वो डिफरेंट होता है। सो ये जो सेल्स होंगे माइलिन शीथ के, दे विल बी कॉल्ड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अगर वो पाया जाएगा पीएनएस में या पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, उनको कहा जाएगा श्वान सेल्स। तो श्वान सेल्स, और इसके स्पेलिंग, सो इसके स्पेलिंग होंगे SCHWANN, श्वान सेल्स। ओके, एनीवेज हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, हाँ, बायपोलर न्यूरॉन्स में यहाँ पर एक तो होगा आपका एक्सॉन, फिर सेल बॉडी से डेंड्राइट के लिए एक प्रोजेक्शन निकलेगी, एक ही डेंड्राइट की प्रोजेक्शन होगी। एंड देन इसके आगे डिफरेंट में भी मजीद टर्मिनल है, लेकिन डेंड्राइट की प्रोजेक्शन एक है। सो दिस इज अ बायपोलर न्यूरॉन। सो यस, 2 प्रोजेक्शन है इसमें, बाय मीन्स 2। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, और अब आप पूछ रहे होंगे कि ये कौन सा न्यूरॉन कब इस्तेमाल होगा, वो हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट आपके पास यूनिपोलर न्यूरॉन्स, ये फिर भी थोड़े कॉमन हैं, बायपोलर बहुत ही रेयर हैं। यूनिपोलर न्यूरॉन्स ये ऑल्दो इतने कॉमन नहीं है एज मल्टीपोलर, लेकिन ये कुछ इस तरह के होंगे कि इनमें सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन होगी। आपके पास कुछ इस तरह से सेल बॉडी होगी, एंड देन एक प्रोजेक्शन निकलेगी, वो प्रोजेक्शन मजीद 2 में डिवाइड होगी। एक प्रोजेक्शन जाएगी ऊपर, एंड देन ये होगा आपका डेंड्राइट, एंड देन एक प्रोजेक्शन जाएंगे नीचे, दिस विल बी योर एक्सॉन, कुछ इस तरह का। मे बी इसके ऊपर माइलिन शीथ मौजूद है विद श्वान सेल्स, अगर ये, क्योंकि यूनिपोलर न्यूरॉन्स हमेशा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होते हैं। सो ओके, ओनली 1 प्रोजेक्शन, एंड ये जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स में ये जो ऊपर डेंड्राइट जाता है, लाइक दिस इज कॉल्ड अ डेंड्रॉन। ओके, सो ये तो हो गए विद स्ट्रक्चर, एंड विद फंक्शन भी हमने देख लिए, 3 और मोर टाइप्स हैं। अब इनको हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, दीज आर ऑलमोस्ट ऑलवेज यूनिपोलर न्यूरॉन्स। वाई? क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही इस तरह से बनाया गया है। यूनिपोलर अगर आप देखें तो सिंपली इस तरह से है, ऊपर एक डेंड्राइट, इधर एक सेल बॉडी, एंड देन कुछ इस तरह से, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर आपके पास आपका रिसेप्टर होगा जिसने आपका स्टिम्युलस जनरेट किया, सिंपली वो यहाँ ट्रैवल करेगा और यहाँ चला जाएगा जहाँ पर आपका CNS होगा। बहुत ही सिंपली आपका उसके लिए स्पेशलाइज्ड है। सेंसरी न्यूरॉन हमेशा आमतौर पे इस तरह का दिखता है, यूनिपोलर। सिंपली आपका जो है वो इस तरह से ट्रैवल कर जाएगा थ्रू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक ही आमतौर पे न्यूरॉन होता है टिल द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये डेंड्राइट तो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन एक्सॉन कितना लंबा हो सकता है। कभी कभी सेंसरी न्यूरॉन्स वेरी रेयरली बायपोलर भी होते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया था बायपोलर बहुत ही ज़्यादा रेयर हैं। ये आपके सेंसरी ही होंगे, लेकिन बहुत ख़ास जगहों पर, जैसे आँख में, आँख के रेटिना में, कहीं-कहीं पर ये पाए जाएँगे। हाँ, और ये भी इसी काम के लिए स्पेशलाइज़ है। आप देखें बायपोलर में भी ऊपर एक डेंड्राइट है, बस यहाँ पर बीच में, इधर अलग के बजाय बीच में आ जाता है आपका सेल बॉडी, जिससे थोड़ा हो सकता है सिग्नल का कोई मसला बने, लेकिन एनीवेज़ बायपोलर भी कहीं-कहीं पाए जाते हैं। इसके बाद यूनिपोलर और बायपोलर न्यूरॉन सिर्फ सेंसरी न्यूरॉन्स में ही होते हैं और कहीं नहीं पाए जाते। फिर आते हैं मोटर न्यूरॉन्स, और सेंसरी न्यूरॉन्स कभी भी मल्टीपोलर नहीं होते। मोटर न्यूरॉन्स, व्हाट अबाउट मोटर न्यूरॉन्स? जो मोटर न्यूरॉन्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट ऑलवेज मल्टीपोलर। मल्टीपोलर के हम ऑलरेडी स्ट्रक्चर बना चुके हैं, और ये अगेन इनको सूट भी करता है क्योंकि इन्होंने अक्सर मसल के अंदर जाकर इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो जिस तरह का स्ट्रक्चर है मल्टीपोलर का, ऊपर आपके पास एक सेल बॉडी, इसके इर्द गिर्द डेंड्राइट्स, एंड सिंपली यहाँ पर वो चला जाता है टिल दिस। तो सिंपली आपके पास जो है आपका इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है, ईज़िली आपका ट्रांसफ़र हो जाता है आपका सिग्नल थ्रू दिस। इसने पीछे से कोई चीज़ रिसेप्ट नहीं करनी है, इसलिए इसके पीछे अलग से उस तरह का लंबा डेंड्राइट नहीं है। ओके, सो दिस इज द मोटर न्यूरॉन विच आर मल्टीपोलर, बहुत ही सिंपली। एंड देन इंटर न्यूरॉन्स आर अगेन मल्टीपोलर, ऑलमोस्ट ऑलवेज मल्टीपोलर। एनीवेज इसके अंदर इस तरह इसके साथ ही हमारा SLOs का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अगले पार्ट में हम एक्चुअली में इनको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन मिलके आपके पास कोई काम सर अंजाम देते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन सर अंजाम देते हैं। सो एनीवेज दिस इज द पार्ट 1।